हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी साहित्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर, जो आपकी 5 अप्रैल को होने वाली बोर्ड परीक्षा के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के हर एक प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। देखें, खंड अ की बात करें तो उसके अंदर कुल मिला के 15 आपके MCQ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कि सूरदास की झोपड़ी कहानी का प्रमुख पात्र, सूरदास की झोपड़ी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। ठीक है। दूसरा है, भैरव को उकसाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? भैरव को आग लगाने में उकसाने के लिए सबसे मुख्य भूमिका किसकी थी? तो वो थी आपके जगदर की। तीसरा है, कूटज किसे कहते हैं? तो कूटज कहते हैं आपके मोगरी को। किसे कहते हैं? मोगरी को, जो एक प्रकार का पहाड़ी पौधा होता है। चौथा है, सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिना कर मरे, उस सांप का नाम क्या है? तो उस सांप का नाम है चोर कड़ाहन। पांचवा है, खाक उजाड़ू सभ्यता में प्रमुख देन किसकी है? खाक उजाड़ू सभ्यता के अंदर मोर जो प्रमुख देन है वो किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। छठा है, आदिवाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है विद्यापति को। सातवां है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? तो जो पद्मावत है वो तुलसीदास की नहीं है। आठवां, देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त। अगला 9वां, किस मुनि को कूटज कहा गया है? किस मुनि को कूटज कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अगस्त्य को। 10वां, दूसरा देवदास शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? दूसरा देवदास शीर्षक कहानी के रचनाकार का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है निर्मल वर्मा। 11वां है, साडा लट्ट कथा में पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है कौन? हाथी। साडा लट्ट कथा में पूंजीपति वर्ग का प्रतीक कौन है? तो कौन है? हाथी। अगला 12वां, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली कौन सी है? समाचार लेखन की सबसे जो फेमस शैली है वो कौन सी है? तो वो है उल्टा पिरामिड शैली। 13वां है, एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे फीचर कहते हैं। 14वां है, पत्रकार के प्रकार होते हैं। तो पत्रकार के प्रकार 3 होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। 15वां है, नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो होता है संवाद। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करनी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहली खाली जगह है, जिस काव्य रचना को पढ़ने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है उसे कौन सा गुण कहते हैं? तो उसे कौन सा गुण कहते हैं? तो उसे माधुर्य गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं? माधुर्य गुण। दूसरा है, चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना को कौन सा गुण कहते हैं? तो उसे कहते हैं ओज गुण। कौन सा कहते हैं? ओज। तीसरा है, कवित छंद के प्रत्येक चरण में खाली जगह वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। चौथी खाली जगह, हरि गीति का खाली जगह सम छंद है। तो कौन सा छंद है? मात्रिक सम छंद है। पांचवा, खाली जगह अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। तो जो व्यतिरेक अलंकार होता है वो उपमा अलंकार का उल्टा होता है। छठा, जहां कारण न होते हुए भी कार्य संपन्न हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? विभावना। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखें यहाँ पर ये गद्यांश है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, अनुशासन और परिश्रम का बहुत महत्व है। अक्सर लोग केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं और परिश्रम से बचते हैं, लेकिन यह सत्य है कि बिना परिश्रम के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। महापुरुषों का जीवन इस बात का साक्षी है कि वे अपने कठोर परिश्रम और अनुशासन के कारण ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य का होना आवश्यक है। असफलता से घबराने के बजाय उसे अपने अनुभव का हिस्सा मानना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी भी हार नहीं मानते और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि सफलता प्राप्त करने के लिए किन बातों को आवश्यक बताया गया है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, अनुशासन और परिश्रम को आवश्यक बताया गया है। दूसरा, भाग्य और परिचय में से अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो भाग्य और यहाँ पर परिश्रम है, ठीक है। भाग्य और परिश्रम में से परिश्रम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तीसरा, महापुरुषों की सफलता का कारण क्या है। तो महापुरुषों की सफलता का जो कारण है वो उनका कठोर परिश्रम और अनुशासन था। चौथा है, असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। तो असफलता को अपने अनुभव का हिस्सा मानना चाहिए और उससे घबराना नहीं चाहिए। पांचवा, परिश्रम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो परिश्रम हमारे जीवन में प्रगति और लक्ष्य के प्रति हमारे दृढ़ संकल्प और सफलता को लेकर आता है। छठा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या लिख सकते हैं। सफलता का मार्ग या परिश्रम का महत्व, ये आप लिख सकते हैं। चौथा है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे हिमालय के चरणों में बसा हरित वनों का गान सुनाता, निर्मल जलधारा की भाषा प्रकृति का अनुपम रूप दिखाता, जहां सूरज की पहली किरण धरती को तुम कर जगाती, जहां पक्षियों का मधुर गान सांसों को संदेश सुनाती, पावन निर्मल स्वच्छ धरा यह भारत की पुण्य धरा। पहला प्रश्न है, पद्यांश में कौन सी धरा का वर्णन किया गया है। तो पद्यांश के अंदर भारत की पुण्य धरा का वर्णन किया गया है जो हिमालय के चरणों के अंदर बसी हुई है। दूसरा, हरित वनों का गान के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो हरित वनों का गान, इसके माध्यम से कवि प्रकृति की सुंदरता और हरियाली का वर्णन करना चाहता है। तीसरा, निर्मल जलधारा की भाषा का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है प्रकृति में बहती स्वच्छ जलधारा का मनमोहक दृश्य और ध्वनि। चौथा, सूर्य की पहली किरण का क्या प्रभाव बताया गया है। तो सूर्य की पहली किरण धरती को जगाती है और नई ऊर्जा का संचार करती है। पांचवा, पक्षियों का मधुर गान किस संदेश को व्यक्त करता है। तो पक्षियों का जो मधुर गान है वो प्रकृति के आनंदमय संदेश को क्या करता है, व्यक्त करता है। छठा, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक। तो भारत की पुण्य धरा या कह सकते हैं हिमालय की शोभा। भारत की पुण्य धरा या हिमालय की शोभा। आगे बात करें खंड ब की, 5 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक, और प्रत्येक का जो उत्तर शब्द सीमा है वो है 40 शब्द। देखो 5वां प्रश्न आपकी किताब से है, बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिपाद स्पष्ट करना है कि इस चैप्टर के अंदर किस विषय के ऊपर चर्चा की गई है वो आपको लिखना है। छठा है, कूटज के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया गया है। कूटज के माध्यम से हमें क्या संदेश दिया गया है वो बताना है। सातवां है, दिशा कविता का मूल भाव लिखना है। आठवां, माघ महीने के आधार पर नागमती की विरह दशा का क्या करना है, वर्णन करना है। नौवां, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं कैसे। बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर आपको क्या करना है, बताना है। 10वां, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ के आधार पर आपको लिखना है। 11वां, ओज गुण को उदाहरण के साथ में स्पष्ट करना है। 12वां, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में बताना है। तो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक और फ्रीलांसर। 13वां, उल्टा पिरामिड शैली क्या है, समझाइए। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, इसको आपको समझाना है। तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की एक सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण शैली है। इस शैली के अंदर समाचार को महत्वपूर्ण तथ्यों के घटते हुए क्रम में बताया जाता है। सबसे पहले समाचार का महत्वपूर्ण भाग लिखा जाता है जिसमें क्या, कब, कहां, कौन, क्यों जैसे
बुनियादी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। उसके बाद कम महत्वपूर्ण जानकारी और अंत के अंदर पृष्ठभूमि या अतिरिक्त जानकारी दी जाती है। 14वां है नाटक के प्रमुख तत्वों को आपको संक्षेप में लिखना है। नाटक के प्रमुख तत्व जैसे कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य, ये सारी चीजें। 15वां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय देना है। दोनों में से किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। खंड स की बात करें, आपको प्रश्नों के उत्तर 80 शब्दों में लिखने हैं। 16वां है बसंत आया कविता का मूल संवेदना। बसंत आया कविता की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखनी है। अथवा में है मैं जानू निज नाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है वो आपको बताना है। 17वां है शेर लघु कथा में निहित व्यंग्य को आपको स्पष्ट करना है। अथवा यासेर अराफात का व्यक्तित्व सहजता, सरलता तथा सौम्य भाव से ओतप्रोत था। गोष्ठी नेहरू और यासेर अराफात पाठ के आधार पर आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। 18वां आशा से ज्यादा दीर्घजीवी कोई वस्तु नहीं होती। पंक्ति के आधार पर सूरदास की मनोदशा को आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अथवा में प्रकृति सजीली नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं आपको क्या करनी है, स्पष्ट करनी है। आगे बात करो खंड द की। 19वां है निम्नलिखित गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करके बताना है। आपके सामने दो गद्यांश है, एक यहां से लेकर यहां तक और दूसरा है आपका धर्म को लेकर यहां से लेकर बंद हो जाती है यहां तक। दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 20वें के अंदर निम्नलिखित पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपके सामने पहला पद्यांश यहां से लेकर यहां तक है, लिखी से लेकर मिलल एक तक, और अथवा में है छल छल थे संध्या के भ्रमकर्ण यहां से लेकर तान उठाई तक। दोनों में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। 21 है आपको किसी एक विषय पर लगभग 400 शब्दों के अंदर निबंधात्मक क्या लिखना है, निबंध लिखना है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, स है वर्तमान शिक्षा प्रणाली और नैतिक शिक्षा, और द है मेरा प्रिय कवि। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 12 हिंदी साहित्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसमें से कई सारे प्रश्न 5 अप्रैल को होने वाली बोर्ड परीक्षा के पेपर में निश्चित रूप से छपेंगे। अतः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन सभी तक जानकारी पहुंच सके। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।